Good morning, children. We have done the revision, two revisions we have done for this chapter, transfer of heat. अभी तक हमने दो मेथड्स हमने रिवाइज कर चुके हैं. That was the conduction and the convection. And today we will discuss about the third. Again we will revise. Revision we will be doing for the थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रेडिएशन. हिंदी में जिसे हम विकिरण भी कहते हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन क्या कहती है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर थ्रू अ वैक्यूम और अ मीडियम इज़ कॉल्ड रेडिएशन. यह ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम होता है. स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण कहते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट टू मेथड्स, दैट वाज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कि दे कंडक्शन वाज अकरिंग इन द सॉलिड्स एंड कन्वेक्शन वाज अकरिंग इन द लिक्विड्स एंड गैसेस. यानी कि जो चालन था वो सॉलिड्स में होता था, संवहन लिक्विड्स और गैसेस में रहता है, और विकिरण का कोई भी मीडियम नहीं होता है. मींस उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हीट पहुंचाने के लिए किसी भी मीडियम की, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ये वेव्स के फॉर्म में जाती है. ठीक है. वेव्स के फॉर्म में जाती है. मींस इन उसके बाद ये सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल उसका हमने आपको बताया था कि रेडिएशन के लिए सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है सन रेज़. जो सन की रेज़ है वो, सन तो हमने बताया था आपको कि बहुत ज़्यादा दूर होता है. ठीक है. तो सन की रेज़ हमारे अर्थ तक पहुंच के आ रही है, तो क्या किसी मीडियम से पहुंच के आ रही है? नो, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द सन रेज़ टू कम अपॉन दी अर्थ. there is no medium which is bringing the sun rays to the earth. सन की रेज़ अपने आप आ रही है. ठीक है. तो वहाँ पे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. दैट मीन्स इट हैज़, सन की जो रेज़ होती हैं वो रेडिएट होती हैं. ठीक है. उसके बाद हमने आपको एक और एग्जांपल दिया था, डैट वाज अ बॉन फायर या कैंप फायर जिसको हम कहते हैं. एक जगह पे आग जला लो, ढेर सारे लोग किनारे उसको सराउंड करके बैठ जाते हैं, दैट इज़ द बॉन फायर. ठीक है. तो बॉन फायर भी एक तरह का एग्जांपल होता है. या सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग आसपास बैठे रहें, या ये भी हो सकता है कि जब विंटर्स में आप जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग हीटर जलाते हो, आप लोग लकड़ी जलाते हो ताकि उससे अपने आप को गर्म कर सको. तो व्हाट इज़ दैट, कि जब आप किसी जगह पे आग जलाते हो तो वो क्या करता है? वो हीट रेडिएट करता है, वो अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो हीट प्रोड्यूस करता है तो वो हीट जो है सामने वाले रिसीवर तक पहुंचती है. जब हीट बॉडी जिससे प्रोड्यूस हो रही है वो होता है प्रोड्यूसर हीट का, और जो बॉडी रिसीव कर रही है हीट को वो होता है रिसीवर हीट का. ठीक है. तो हीट उस तक किसी मीडियम के सहारे नहीं पहुंच रही है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन में पहुंच रही है. ठीक है. उसके बाद जब हीट किसी सन की रेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, बट अगर सिर्फ नॉर्मल हम एक आग की बात करें कि एक जगह लकड़ी जल रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीट, अगर सपोज़ करिए कि यहाँ पे फायर जल रहा है और एक आदमी एक है जो कम से कम 500 मीटर की दूरी पे बैठा है, या कुछ फीट की दूरी पे बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हीट उस तक पहुँचे. ठीक है. हीट ज़रूरी नहीं कि उस तक पहुँचे. तो हीट तभी उस व्यक्ति तक पहुँचेगी जब उसका डिस्टेंस और उस हॉट बॉडी का डिस्टेंस मीन्स स्पेसिफिकली होगा. मतलब जितना डिस्टेंस उसको चाहिए उसकी बॉडी को हीट को रिसीव करने के लिए, अगर वो उतना डिस्टेंस नहीं है उसकी दोनों की बॉडी के बीच में,
तो ज़रूरी नहीं है कि वो हीट जो रेडिएट हो रही है हॉट बॉडी से वो रिसीवर तक पहुँचे। ठीक है, तो हॉट बॉडी और रिसीवर के बीच में एक मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम कितना भी बहुत दूर हो जाए, मगर एक हीट को रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस उसका होना चाहिए। ये भी नहीं कि बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक होगा तो थोड़ी देर में उसको इतनी ज़्यादा हीट मिल जाएगी कि वो एकदम गर्म से परेशान हो जाएगा। ठीक है, अगर आग जल रही है तो उस आग के एकदम नज़दीक बैठे हुए हो, एकदम नज़दीक, और थोड़ी देर में क्या होता है, तो हीट रेडिएट जितना हो रही है और रिसीवर के बीच में एक स्पेसिफिक अमाउंट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैं एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि अगर आप एक आग जला करके बैठे हो और आग के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक बैठे हो, तो आप थोड़ी देर में क्या हो जाओगे, बहुत ज़्यादा गर्म, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो आप थोड़ी देर में एकदम गर्म फील करोगे और क्या करोगे, जो आग जहाँ पे आप जिस नज़दीक में जो बैठे हो, आप उससे उठ करके उस जगह से दूर चले जाओगे तक, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हीट मिल चुकी है। तो वो आपका और जो आपका बॉडी और जो हीट जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही थी उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम था। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हीट मिल गई, तो आपको एकदम ज़्यादा गर्मी फील होने लगेगी। फिर जब आप थोड़ा डिस्टेंस और दूर जाके बैठोगे तब आपकी बॉडी को नॉर्मल हीट मिलेगी। ओके, तो ये वजह है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस सही होना चाहिए। उसके बाद फिर एग्जांपल से रेडिएशन के, कि समर्स में हमको लाइट कलर्ड के क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए और विंटर में हमको डार्क कलर्ड के क्लोथ्स पहनने चाहिए। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, कि समर्स में जो लाइट कलर्ड के क्लोथ्स होते हैं, लाइक पिंक हुआ, लाइट मीन्स लाइट कलर, गर्ल्स लव पिंक कलर, आई नो, तो मतलब डार्क नहीं बल्कि लाइट कलर्स, एकदम लाइट, तो वो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको रेडिएट करता है। हमारी बॉडी से हीट हमेशा बाहर प्रोड्यूस होती रहती है। अगर जब हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनेंगे तो वी विल फील कि हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकल रही है वो आराम से बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, हमारी बॉडी कूल रहेगी। उसके बाद विंटर में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर में हम डार्क कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, रेडिएट होना चाह रही है, बाहर की तरफ जाना चाह रही है, वो आसानी से बाहर जा सके। ठीक है, अगर वो बाहर नहीं जाए, सॉरी माय मिस्टेक, विंटर्स में हम लोग डार्क कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी की हीट बाहर जाना चाह रही है वो बाहर ना जा सके और बॉडी में ही रहे। ठीक है, और बॉडी में ही रहे, ताकि बाहर की ठंड हमारी बॉडी में ना आ सके। जब हमारे बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी तो बाहर की ठंडी हवा हमारी बॉडी को नहीं लगेगी। यहाँ पे एक तरह से कह लो कि कन्वेक्शन का प्रोसेस भी लग सकता है। मतलब जैसे कि हमारी बॉडी की जो वार्म एयर है अगर वो बाहर जाएगी तब हम बाहर की आउटर टेम्परेचर की जो ठंडी हवा है वो हमारी बॉडी में एंटर करना चाहेगी। इसीलिए हमें जाड़ों में ठंड सी लग जाती है। जब आप अगर मान लीजिए कि रात में आप रज़ाई और कंबल अच्छे से ओढ़ के सो रहे हो ठंडी के मौसम में, ठीक है, तो सपोज़ करिए कि आपका पैर गलती से बाहर निकल जाता है, तो व्हाट हैपन्स इन दैट केस, कि जैसे आपका पैर बाहर निकला तो यू इमीडिएटली जस्ट क्या करते हो, तुरंत उसको अंदर कर लेते हो, पैर को अंदर खींच लेते हो और कंबल को अच्छे से अपने पैरों की तरफ मोड़ लेते हो ताकि कहीं से भी बाहर की ठंडी हवा ना घुसे। वो होता क्या है कि आप अंदर हो, कंबल के अंदर हो, आपकी बॉडी की हीट जो है रेडिएट हो रही है। ठीक है, मगर जो आपकी रज़ाई और जो आपका कंबल है, इट्स नॉट लेटिंग दैट हीट टू गो आउट। ठीक है, वो आपकी बॉडी की हीट को उसी कंबल में, उसी रज़ाई में ही सर्कुलेट करके रखता है। और जैसे ही ज़रा सा स्पेस मिलता है एयर को बाहर जाने का, तो आपकी जो आपके आसपास की जो वार्म एयर हो गई है, आपकी हीट, बॉडी की हीट से रेडिएट हुई जो
एयर आपके अगल बगल उस रज़ाई के अंदर वार्म एयर है, वो ज़रा सा जगह पा के तुरंत बाहर भाग जाती है। तो फिर वो जब बाहर भागती है तो बाहर की जो टेम्परेचर की कूलर एयर होती है वो तुरंत अंदर आ जाती है। तो इस वजह से आपको क्या ठंड सी लगने लगती है, जैसे ही आपका एक पैर या ज़रा सा भी कहीं रज़ाई कंबल कुछ खुल जाता है तो। ओके, दैट्स व्हाई इट्स सेड टू वेयर dark colored clothes during the winter time. And I have told you before also, the freezing point क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर एक बर्फ़ का टुकड़ा आप रखते हो तो वो पहले तो उसका फ्रीज्ड है, एक पानी को जब आप फ्रीज़र में रखोगे फ्रिज में अपने, तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा। एंड द टेम्परेचर एट विच इट विल चेंज इनटू आइस, दैट इज़ द 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस में बदल जाएगा। मगर अगर उसी आइस को आप बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दोगे, रूम टेम्परेचर पे, it will start melting, and the melting temperature will also be starting from the 0 degree Celsius. फ्रीजिंग को हिमांक कहते हैं हिंदी में, मेल्टिंग को गलनांक कहते हैं। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वथनांक। जो टेम्परेचर पे आप देखते हो कि वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन समझ जाओ कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। दिस इज़ नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क का स्ट्रक्चर हमने आपको बताया था कि थर्मोस फ्लास्क में जब आप अपने किसी आप मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट बी यूजिंग द थर्मोस फ्लास्क, तो पानी उसमें क्या होता है, गर्म पानी गर्म रहता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है। द टेम्परेचर, दे डू नॉट लूज टेम्परेचर वेरी क्विकली, बहुत देर तक वो ऐसे ही एज इट इज़ रहता है। ओके, तो वो क्यों रहता है, क्योंकि ये डबल लेयर का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डबल लेयर की एक वॉल रहती है, ये वॉल अंदर से सिल्वर कलर की रहती है, ठीक है, और बाहर से ये ग्लास की रहती है। अंदर से ये ग्लास की जो कोटिंग है वो सिल्वर कलर की होती है, और ये डबल लेयर वॉल होती है। ये डबल लेयर वॉल जो है ये कॉक के ऊपर फिक्स रहती है। ये ऊपर, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ में फिक्स होकर के बनती है एक मेटलिक केस के अंदर। पहले तो ग्लास बॉटल डबल लेयर वॉल को बनाया जाता है, उसके ऊपर माउथ फिक्स किया जाता है, फिर उसके नीचे अगल बगल कॉक्स लगाए जाते हैं, फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मेटलिक केस में डाला जाता है या किसी एक प्लास्टिक के केस में डाला जाता है। जब आप कभी अपने थर्मोस्टेट की बॉटल को देखते होगे तो यू मस्ट हैव फाउंड कि नीचे तो बहुत उसका बेस नीचे दिख रहा है बाहर की तरफ से, मगर जब आप अंदर बॉटल के झाँकोगे तो बेस ऊपर दिखता है। वो यही वजह है कि वो जो है डबल लेयर वॉल जो है और आउटर कवरिंग के बीच में एक वैक्यूम क्रिएट है। उस वैक्यूम मींस ये वाला स्ट्रक्चर और ये आउटर लेयर के बीच में कॉर्क है जिसके ऊपर ये फिक्स किया जाता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इसीलिए है ताकि इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन की वजह से पानी हीट लूज़ ना हो और पानी जो है वो एज इट इज़ रहे। क्या होता है, जो कंडक्शन के प्रोसेस से क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस इसमें अकर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्लास का बना है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉर्क है और प्लस यहाँ पे वैक्यूम होता है। ठीक है, तो कंडक्शन प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड्स में होता है, तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डबल लेयर जो वॉल है यहाँ पे ये ग्लास की बनी है। ग्लास बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, फिर कॉर्क है यहाँ पे, तो कॉर्क भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और प्लस वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं होता है, वैक्यूम इज़ एन एम्प्टी थिंग। तो ये तीनों चीज़ें पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द कंडक्शन। Then the space between the double wall two is vacuum and there is no gas or liquid, hence no convection process. ये जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट बनाया गया है, इस वैक्यूम में ना ही कोई लिक्विड है ना ही कोई गैस प्रेजेंट है, ये एकदम खाली स्पेस है। तो ये वैक्यूम है, तो इस वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, तो कन्वेक्शन प्रोसेस तो अकर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो लास्ट में है द इनर वॉल्स ऑफ द ग्लास बॉटल आर सिल्वर्ड, सो द हीट रेडिएटेड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फ्लास्क। लास्ट में क्या है, फिर रेडिएशन प्रोसेस आता है।
तो रेडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि ये डबल वॉल जो होता है इसकी अंदर की कोटिंग सिल्वर कलर की होती है। तो ये जो सिल्वर कलर की कोटिंग इसमें होती है, तो जो हीट इस गर्म पानी से, अगर मान लीजिए इसमें आपने गर्म पानी डाला है, तो इस गर्म पानी से जो हीट रेडिएट हो रही है वो इन सिल्वर पॉलिश पर रेडिएट तो हो रही है, मगर ये क्या है, ये एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इसमें हीट तो प्रोड्यूस हो रही है मगर वो वापस से उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। मतलब यही सिल्वर कलर का कोटिंग उस हीट को बाहर जाने नहीं दे रहा है, बल्कि इसी में रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। सो दैट्स वाई द हीट प्रोड्यूस इज़ बीइंग सर्कुलेटेड इन दिस फ्लास्क ओनली। तो इसीलिए आप जो भी पानी डालते हो वो एज इट इज़ रहता है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, so we have completed the revision of chapter transfer of heat, and from tomorrow we will be starting the revision of the previous chapter, that was the heat and its effects. Okay, thank you and have a good day.